जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इंजॉय विथ नॉलेज में। और हम सभी आज है भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूगोल विषय के में जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि भूगोल को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हम इसके महत्व के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो भूगोल का महत्व अगर देखा जाए तो भूगोल का महत्व देखा जाए तो भूगोल जो है, भूगोल के माध्यम से हम अपने देश की सुरक्षा की जानकारी, पूरे विश्व के विभिन्न देशों की जानकारी, अपने देश के सभी 28 राज्यों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। भूगोल के माध्यम से ही हम जो है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, यह सब भूगोल ही बता सकता है। उसके अलावा विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा, ये सब भूगोल के माध्यम से हम जानते हैं। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो भूगोल जो है आर्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारा जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये सब जो है इसका सारा जो है भूगोल के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। तो अब हम यह जान गए कि भूगोल का महत्व जो है, अगर हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो भूगोल के माध्यम से ही कर पाएंगे। पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे तो भूगोल के माध्यम से। सभी महाद्वीपों, 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों का अध्ययन भी हम भूगोल के माध्यम से करेंगे। तो भूगोल में अब हम जानेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या है। देखा जाए तो भूगोल जो है ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक है जियो और दूसरा है ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल जो है भूगोल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफस। पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल क्या है तो पृथ्वी का जो विज्ञान पृथ्वी का वर्णन करता है वह भूगोल, इसका यह अर्थ हुआ। अब जो है हम यह जानेंगे कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था। भूगोल शब्द? तो भूगोल शब्द जो है एक विद्वान है इरेटोस्थनीज। इन्होंने ही भूगोल शब्द सर्वप्रथम दिया था और इसीलिए इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अब आगे आता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। यह बड़ा ही, जनक और पिता लगभग एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी भूगोल में
जो है हिकेटियस साहब जो है, हिकेटियस हिकैटियस महोदय ने सबसे पहले भूगोल के क्षेत्र में काम किया, इसीलिए इनको भूगोल का पिता कहते हैं। इन्हें भूगोल का पिता कहते हैं, जबकि बाद में चलकर इराटोस्थेनीज महोदय भूगोल के क्षेत्र में सबसे व्यापक क्षेत्र में काम किए, इसीलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट साहब को माना जाता है। हम्बोल्ट साहब को माना जाता है। अब हम यह जान गए, तो अब हम यह जानेंगे कि भूगोल की परिभाषा, भूगोल का परिभाषा। भूगोल का परिभाषा सबसे अच्छा परिभाषा हैटनर साहब ने दिया था। हैटनर महोदय ने कहा कि भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, पृथ्वी तल का विज्ञान है। इन्होंने बताया कि धरातल के विभिन्न भागों में, धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन है। यह हैटनर साहब कहते हैं, धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन ही भूगोल है। यानी कि पूरे पृथ्वी पर विभिन्न भागों में जो तथ्य हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, इनके बीच में जो है विभिन्न प्रकार के कारणात्मक रूप से संबंधित है और इनमें विभिन्नताएं हैं। तथ्यों का अध्ययन जो है विभिन्नताओं का अध्ययन है। विभिन्न भागों में संबंधित तथ्यों की विभिन्नताओं का अध्ययन है, विभिन्नताओं का अध्ययन ही भूगोल है। उसी प्रकार एक महोदय और आते हैं, उनका नाम है हॉटसॉर्न। हॉटसॉर्न महोदय के अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा है कि हॉटसॉर्न भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण तथा धरातल के विभिन्नताओं का भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण तथा धरातल के विभिन्नताओं का अध्ययन है। साथ ही साथ मानव के
संबंध का भी अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। इस प्रकार हॉटसॉन महोदय ने बताया कि भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण तथा धरातल के विभिन्न विभिन्नताओं का अध्ययन है और साथ ही साथ मानव के संबंध का भी अध्ययन। इस प्रकार भूगोल की यह महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई। अब हम यह जानेंगे कि भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोल का विषय क्षेत्र। अगर भूगोल का विषय क्षेत्र देखा जाए तो भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि भूगोल जो है पहले अगर देखा जाए तो इसके कई क्षेत्र हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, दूसरा अगर देखा जाए तो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, उसी तरह से तीसरा देखा जाए तो ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान और चौथा अगर देखा जाए तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, पांचवा इकोनॉमी, आर्थिक भूगोल, छठवां अगर देखा जाए तो जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी भूविज्ञान। यह हो गए भूगोल के विषय क्षेत्र, यानी कि भूगोल के ये सब क्षेत्र हैं। और हम जब पूरे पृथ्वी के पर्वत, पठार, मैदान, नदियों के बारे में भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं, मौसम और जलवायु को हम जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं, सभी महासागरों को समुद्र विज्ञान में, उसके अलावा पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब हो गया सभी जीव जंतु, पर्यावरण और मानव के बीच जो संबंध है उसका हम पारिस्थितिकी विज्ञान में। आर्थिक भूगोल में हम सभी खनिज संसाधनों को पढ़ते हैं और भू विज्ञान में धरती के अंदर जो है जो खनिज संपदा है, संसाधन है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब जो है अब हम भारत की स्थिति, के बारे में पढ़ेंगे। अपने देश की स्थिति कहां से कहां तक इसका विस्तार है, क्या क्षेत्रफल है और कौन कौन से हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, इन सभी की जानकारी हम आगे मिलेगा हम। अब हम देखेंगे
तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह भारत अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और यह अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व अगर विस्तार देखा जाए तो यह उत्तर से दक्षिण की तरफ हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यह अगर देखा जाए तो भारत की मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का मुख्य स्थलीय विस्तार है। अगर देखा जाए तो भारत की जलीय सीमा भी है और वह यहाँ पे है, इसका नाम है, जो जलीय सीमा जहाँ जल तक है उसमें इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम है इसका, जो जल में इसका जो भूमि है, और वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर भारत का देखा जाए तो ऊपर जो है 37 डिग्री 6 मिनट, तो इसका सबसे अगर उत्तरोत्तर बिंदु अगर देखा जाए तो उत्तरतम बिंदु सबसे जो होगा वो होगा इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु इसका अगर मुख्य भूमि का देखा जाए तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी होगा। अगर मुख्य भूमि अगर पूरा अगर देखा जाए तो महासागर में अगर देखा हिंद महासागर में तो यह इसका दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट होगा। लेकिन यह 2004 के सुनामी में यह डूब गया है, इंदिरा पॉइंट इस समय डूब गया है ना। अब हम यह जानेंगे कि भारत का पश्चिमतम बिंदु जो होगा वह होगा गुजरात में, एक जगह है, गांव है गौरमोता, और इसका जो पूर्वोत्तर बिंदु होगा वह अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है कीवीथू। अब हम जानेंगे कि भारत की स्थिति में इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह है भारत का क्षेत्रफल। अब हम यह जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल हो गया, अगर विश्व के संदर्भ में यह क्षेत्रफल देखा जाए तो कुल परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 2.43% भारत का क्षेत्रफल है, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से। और भारत जो है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है, 7वें स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सातवें स्थान पे है भारत क्षेत्रफल में। अब जो है भारत का
भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है म्यांमार, यहाँ है बांग्लादेश, बांग्लादेश, यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान, और ठीक इसी के बगल में है, यहाँ पे है अफगानिस्तान। यहाँ है हमारा श्रीलंका, यहाँ है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे एक देश है, छोटा सा देश है, मालदीव। मालदीव एक देश यहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो भारत के सब पड़ोसी देश हैं। हमें अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी देशों का सीमाएं भारत से, पड़ोसी देशों की सीमाएं भारत से जुड़ती हैं, और हम यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पे एक देश है चीन, जो उत्तर में है। तो देखा जाए तो उत्तर में यहाँ चीन जो है चीन से भारत का विवाद बहुत ही ज्यादा चलता है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी विवाद चलता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। इन सीमाओं को लेकर विवाद हमेशा चलता रहता है। अतः भूगोल के माध्यम से हम यह जानते हैं कि हमारी सीमाएं कहां से कहां तक है, और हमारे सेना के जवान यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो यह अगर देखा जाए तो सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से हमको भू राजनीतिक भूगोल जो है इसमें पढ़ाया जाता है डिफेंस में, कि कहां से कहां तक हमारी सीमाएं कहां से कहां लगी हुई हैं और कैसे इसकी सुरक्षा करना है। अब हम यह जानेंगे कि यहाँ पे भारत के जो अगर दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पे है हिंद महासागर। यहाँ पूरा ये जल अगर देखा जाए तो ये जल जो है पूरा यहाँ तक, यह हिंद महासागर का जल है, यहाँ भी है। और इस जल का नाम रख दिया गया है अरब सागर, अरब सागर। वहीं जो यहाँ पे जल है इसका नाम रख दिया गया है, जो पूरब में है इसका नाम रख दिया गया है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इस पूरे अगर देखा जाए तो जल को यहाँ पे नीचे जो है, जो जल भरा हुआ है यहाँ पे, ये सारे जल को, इसको नाम दिया गया है हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत देखा जाए तो भारत, संपूर्ण भारत हमारा अगर नक्शे में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है, और यह एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में स्थित यह देश है। भारत को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे कि आर्यावर्त, इंडिया, भारत, जम्मू द्वीप, ये सब सारे नाम जो है भारत के ही नाम हैं। उसके अलावा हमें यह जानना है कि भारत के जो है पश्चिम में एक जो है द्वीपों का समूह है, जिन्हें हम लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप। वहीं अगर देखा जाए तो ये सब मूंगे से बने हुए द्वीप हैं। अगर पूरब में देखा जाए तो यहाँ पे है अंडमान,
और ठीक इसके नीचे है निकोबार। हमारे लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो है यही अंडमान निकोबार में आज़ादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा हमारे क्रांतिकारियों को यही काला पानी की सजा दी जाती थी इसी अंडमान निकोबार में। वर्तमान में भारत सरकार जो है अब इसको पर्यटन स्थल के रूप में भारत सरकार ने इसको विकसित कर दिया है और अंडमान निकोबार वर्तमान समय में घूमने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि भारत का अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण कुल कितनी, अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो कितना वर्ग किलोमीटर यह चौड़ाई है, तो यह है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 है। और अगर पश्चिम पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए इधर से और इधर तक तो पूरब से पश्चिम इधर से इधर चौड़ाई अगर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर। यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो ये हो गया 3214 और पूरब से पश्चिम देखा जाए तो 2933 किलोमीटर पूरी तरह से चौड़ाई है। अब हम यह जानेंगे कि भारत का अगर पूरा जो है स्थलीय सीमा जो है टोटल कितना है, तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो 9 देशों को से लगी हुई है, 9 देशों से जुड़ी है। 9 देशों से यह जुड़ी हुई सीमा है 15,200 किलोमीटर। जबकि अगर सागरीय जो है सीमा देखा जाए तो सागरीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, यह हमारा सागरीय सीमा हो गया, यह स्थलीय सीमा हो गया, यह स्थलीय सागरीय सीमा हो गया। अब हम यह जानेंगे कि भारत का यह नक्शा सबसे पहले विश्व में किसने बनाया, यह हमें जानना है। तो भारत का नक्शा सबसे पहले एक विद्वान है, उनका नाम है एनविले महोदय। भारत का नक्शा सबसे पहले बनाए, लेकिन यह परफेक्ट नहीं था। तो बाद में चलकर 2 विद्वान जो है उस नक्शे को सबसे अच्छे बनाए, उसका नाम है विलियम लैम्बर्ट और जॉर्ज एवरेस्ट। एनविले सबसे पहले बनाए, लेकिन इनका नक्शा उतना परफेक्ट नहीं था। बाद में विलियम लैम्बर्ट और जॉर्ज एवरेस्ट ने जो नक्शा बनाया, वह नक्शा ज़्यादा परफेक्ट था, ज़्यादा सटीक था। यही नक्शा वर्तमान में हम लोग जो है पढ़ते हैं। अब हम यह जानेंगे कि भारत के ठीक ऊपर यहाँ पे एक गांठ है जिसका नाम है पामीर का पठार। और इसकी एक जो है इसकी भुजा इधर निकल जाती है और दूसरी भुजा इधर जाती है। इस भुजा का नाम है हिंदू कुश पर्वत। और एक जो भुजा निकलती है जो पूरब की तरफ जाती है,
इसका नाम है कुनलुन, कुनलुन पर्वत। पामीर का पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है। एक तरफ पश्चिम में जो जा रहा है यह पाकिस्तान चली जाती है, इसकी एक भुजा जो हिंदुकुश पर्वत के नाम से जानी जाती है, और दूसरी जो जाती है पूरब की तरफ जो तिब्बत की तरफ जाती है उसको कुनलुन पर्वत कहते हैं। तिब्बत यहीं पे चीन का जो है, और यहाँ बहुत विवादित जगह है, यह एक तिब्बत है यहाँ पे, तिब्बत। तिब्बत। अब हम यह जानेंगे कि भारत जो है, भारत के अलावा और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े बड़े देश हैं, भारत चूंकि 7वें नंबर पे है तो इसके पहले भी 2 देश होंगे। तो उन देशों में अगर देखा जाए तो रूस है, पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर यूएसए है, अमेरिका, 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और 6वां पे एक देश है, 6वें नंबर पे कोई देश एक है, उसके बाद 7वें नंबर पे भारत है। अब हम यह जान लिए, अब हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा एक देश है, वह कौन है। उस देश का नाम है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। यह जो है महज केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर में फैला है, महज 0.44 वर्ग किलोमीटर में वेटिकन सिटी फैला हुआ है। जबकि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और यह लगभग लगभग 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है लगभग। इस प्रकार हमने आज जो है भारत की स्थिति के बारे में जाना। अभी यह पूरी जानकारी नहीं है, अभी और भी इसमें अधूरा है, अभी और कुछ इसमें पढ़ना है। अब हम अगले पार्ट में इसको हम पूरा डिटेल में इसको बताएंगे, और अच्छे से जो इसका अधूरा जो बचा हुआ है पार्ट उसको हम अगले टर्म में बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू। यस सर, बंद कर।